हेलो एवरीवन। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 5 में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कर लिया था। आज हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इनके बारे में अच्छे से करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मंत्री आते हैं सभी प्रकार के मंत्री हो जाते हैं। मंत्री आप लोग परिचित ही होंगे, जैसे अपने विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर प्रसाद। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को पता होगा। तो इसमें देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मिनिस्ट्री में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है यह समझो कि एक प्रकार का यूनियन है, और उसके बीच में उसके अंदर ही कैबिनेट मिनिस्ट्री भी आ जाती है, राज्य मंत्री भी आ जाते हैं, उप मंत्री भी आ जाते हैं। तो इन सबको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो देखो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था, यानी कि अगर कहें मूल संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद टर्म था, जबकि कैबिनेट मिनिस्ट्री या कहें केंद्रीय मंत्रिमंडल टर्म स्टार्टिंग में नहीं था। यह कब जोड़ा गया? यह 44वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है इसे। और कहाँ है? आर्टिकल 352 में। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, चाहे पीसीएस में, यूपीएससी में, दोनों में पूछ चुका है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन आते हैं? अपने विभाग के प्रमुख आते हैं। जैसे मान चलो कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन आएंगे? जैसे मैंने बोला कि अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर कौन है? वो अमित शाह। तो इसमें जितने भी बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं वो वाले किस में आ जाते हैं? कैबिनेट मिनिस्ट्री में आ जाते हैं। तो इसको याद रखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी आएंगे और पीएम भी आएंगे। तो दोनों, ये मूल संविधान में नहीं था, जैसे कि मैंने बताया केंद्रीय मंत्रिपरिषद मूल संविधान में था, लेकिन ये नहीं था। अब बात करते हैं, देखो इसमें दो चीज़ आती है कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है इसकी जो सलाह होती है वह बाध्यकारी होती है कि नहीं होती है। इसको लेके 2 अमेंडमेंट किया गया था। एक 42वां अमेंडमेंट कौन करेगा? इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्होंने बोला कि मंत्रिपरिषद अगर कोई सलाह प्रेसिडेंट को देती है तो वो मानने के लिए बाध्यकारी हैं। ठीक है, लेकिन 44वां अमेंडमेंट उस समय कौन था? मोरारजी भाई देसाई। ठीक है, तो वो आते हैं, बोलते हैं कम से कम अगर एक बार अगर पुनर्विचार का मौका अगर मिला होता, ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद के पास में इतनी राइट्स होती, तो वो जो है किसको भेज सकते थे? प्रेसिडेंट को। हो सकता है कि उस समय फखरुद्दीन अली इमरजेंसी लगाते ही ना। ठीक है, तो इन्होंने बोला कम से कम एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर फिर से मंत्रिपरिषद अगर उस पर साइन वगैरह करके फिर से प्रेसिडेंट के पास में भेजे तो वो क्या हो जाएंगे? तब बाइंडिंग होंगे, यानी कि तब जो है अगर वो इधर उधर की बात नहीं कर सकते, तुरंत सिग्नेचर करो और वो मान्य होगा। इतना आप लोग समझो। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत में, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत सबसे ऊपर जो पोस्ट बैठी है वो कौन है? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, जिसमें अमित शाह, ठीक है, राजनाथ सिंह, इन सबको आप जानते हैं। अब बात करते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, दूसरा बिना स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। ये अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, राज्य पर्यटन मंत्री, ये सब वो वाले पद किस में आ जाते हैं? स्वतंत्र प्रभार वाले। इनको एक विभाग दे दिया जाता है। दूसरा आते हैं ये बिना स्वतंत्र प्रभार वाले, ये बेसिकली कैबिनेट मिनिस्ट्री के अधीन में रह के ही काम करते हैं ये सब मिनिस्टर्स। अब बात करते हैं उप मंत्री की। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, ठीक है, उप मंत्री बना दिया जाता है। ऐसे ये किसके अधीन होते हैं? कैबिनेट मंत्री के। और स्वतंत्र प्रभार वाले जो मिनिस्ट्री है या मिनिस्टर हैं उनके अधीन रह के उप मंत्री वगैरह काम करते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ में कि किचन कैबिनेट क्या है और उप प्रधानमंत्री। एक आध बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो इसलिए मैं इसको करा दे रहा। किचन कैबिनेट पहले समझते हैं। ये बेसिकली ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। थोड़ा सा अपने लोग 1966 में चलते हैं। देखो 1965 के लास्ट में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ होती है, तो उसके बाद ये प्रश्न उठ जाता है कि अब अगला पीएम कौन। तो उस समय मोरारजी भाई एकदम समझो कि सबसे रेस में सबसे आगे खड़े थे, और वो एक इसके पहले भी वो अटेम्प्ट दे चुके थे। समझो कि जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी उस समय भी मोरारजी भाई देसाई सबसे आगे थे। वो सोचे कि अब तो इस बार मैं पीएम बन के रहूँगा, उस बार भी नहीं बने। फिर से 1966 में मौका आया, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी कमान संभालती हैं। अब ऐसे सोचो कि अगर कोई
अभी अपने घर का आप देख लो, तो जैसे एक जो पेट्रियार्कियल जो मानसिकता है, या बोलें कि जो पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है, वो जल्दी जो महिलाओं को, अपने घर में जो औरतें हैं उनको नेतृत्व के रूप में नहीं देखना चाहती। अभी भी गांव वगैरह में तो अभी भी ये चीज़ है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अब सोचो कि अगर कोई औरत आके, कोई लेडी आके, जितने भी वहाँ पे सब बैठे हुए हैं उन सबको ऑर्डर दे रही है, नेतृत्व दे रही है, तो लोग क्या करेंगे कि लोग इधर उधर उनकी बात मानते ही नहीं थे। और उसके पहले उनकी जो भूमिका थी, या कहें जो जिस रूप में वो नज़र आती थी, उनको गूंगी गुड़िया के नाम से लोग बुलाते थे, ठीक है। ऐसा सोचते थे कि इनको कुछ बोलना ही नहीं आता है, इंदिरा गांधी को। तो उस समय क्या हुआ कि 1966 में जब कमान संभालती हैं वो, एक के बाद एक चीज़ें वो करने की तैयारी करती हैं, लेकिन जो उन्हीं के साथ के लोग थे वो उनकी हेल्प ही नहीं करते हैं। वो अगर कुछ बोल रही हैं, लोग अपना कुछ कर रहे हैं। तो वही मैंने बोला कि जो उनकी वही कि जो एक पितृसत्तात्मक सोच थी, तो समझो वो उनके ऊपर हावी थी। वो जो है एक लेडी को नेतृत्व के रूप में देख ही नहीं सकते थे। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कुछ अपने सगे संबंधियों को, या कहें इंदिरा गांधी जिन पे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, तो उनको मिला के एक कैबिनेट बना दी, ठीक है। तो ऐसे समझो कि जब उस जो इसी को किचन कैबिनेट बोल दिए, यानी कि जब वो उनसे पर्टिकुलर उन्हीं के सगे संबंधी उसमें रहते थे, उनसे वो सलाह लेती थी, या उस समय भी बहुत अच्छे से काम किया। और जब ड्यूरिंग अलायंस, अब अलायंस है तो अलायंस में क्या होता है कि उस समय एक पार्टी दूसरे पार्टी का पैर खींचने में एकदम लगी रहती थी। तो लोग क्या करते थे कि अब पता लगे कि वो सही सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लोग अपना उसमें इंटरेस्ट देखते थे। तो इसलिए लोग क्या करते थे, उस समय एक किचन कैबिनेट बना के रखते थे कि उनसे पर्टिकुलर वो सलाह लेते थे। तो इसी को आप लोग जानिए, किचन कैबिनेट क्या होता है, पर्टिकुलर उन्हीं के सगे संबंधी उनका वो रहता था, जिन पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करते थे इन कंपैरिजन टू जो उनके आसपास के जो मंत्री थे, ठीक है। अब बात करते हैं अगली उप प्रधानमंत्री की। उप प्रधानमंत्री का पद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। और पहले जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं 2 आर्टिकल की। यहाँ से बेसिकली मंत्रिपरिषद स्टार्ट हो जाती है। तो आर्टिकल 74 बात करता है कि प्रेसिडेंट की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। जैसे जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। उसका हेड कौन होगा, उसका हेड कौन होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है। अब अगर जो समझो कि ये पहला पॉइंट आप समझ लो। अब दूसरा पॉइंट जो है, अब अगर जो ये सलाह देंगे, ये इसका जांच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं कि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, पीएम होता है। जो इनका सलाह होता है उस पर जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर ये कोई भी सलाह प्रेसिडेंट को देते हैं तो उसकी जांच नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि जो पीएम की नियुक्ति पहले कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। जब पीएम बन गया, अब पीएम अपनी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है। किससे करवाता है, प्रेसिडेंट से। यानी कि इसमें यह बोला गया है कि पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। पीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, वो हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब इसी में एक अमेंडमेंट हुआ था, 15वां, इसमें जो है एक अमेंडमेंट हुआ था 91वां अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। तो उसके द्वारा ये बोला गया कि जो पीएम और मंत्रिपरिषद सहित जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 15% होंगे। जो लोकसभा के कितने होंगे, वो 15% होंगे। तो इतना आप याद रखिएगा कि 91वें अमेंडमेंट के द्वारा क्या बोला गया, जो पीएम और मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होंगे वो कितने होंगे, 15% होंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। लेकिन दिल्ली के लिए कितना है, 10% है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। दिल्ली के लिए कितना है, 10% है। जैसे दिल्ली में विधानसभा की सीट कितनी है, टोटल है 70%, ठीक है। ये लेजिस्लेचर है, यानी कि उसका जितना वो है, खैर। तो दिल्ली में कितना है, 10%। यहाँ पे टोटल विधानसभा की सीट कितनी है, मतलब उसमें कितने विधायक हैं, टोटल 70 हैं। तो 70 का 10% कितना होता है, 7 होता है। तो दिल्ली में कितने अभी मिनिस्टर्स हैं, 7 मिनिस्टर्स हैं। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि एक देख लेते हैं, मंत्री कई जगह आ रहा है, तो मंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और वो उसके क्या अधिकार हैं क्या नहीं है। देखो, जो मंत्री होता है तो मंत्री बनता कौन है, जैसे मैंने बोला कि अब इसी में से जो चुन के गए हैं, जितने पार्लियामेंट ऑफ मेंबर्स हैं वो सब हैं, तो वो जो है उन्हीं में से कुछ को पीएम नियुक्त करवा दिया, क्या, मंत्री के रूप में,
प्रेसिडेंट के थ्रू। अब उनके जो राइट्स हैं वो किसी भी, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन हो, किसी में भी मंत्री जाके बैठ ले, ठीक है, वो जाके वहाँ पे बैठेगा, ठीक है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है। लेकिन जैसे मान चलो लोकसभा का मेंबर है, जाके राज्यसभा में तो बैठ जाता है, लेकिन कभी कभी आप लोग देखते हो ना कि जैसे राजनाथ सिंह हैं, ठीक है, या कहें अमित शाह हैं, अगर उनको छोड़ो तो जैसे पीएम को ले लो, पीएम अभी कहाँ पे हैं, लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन आप लोग देखते हो कि राज्यसभा में भी जाके बैठ जाते हैं। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, वो किसी भी संसद के किसी भी सदन में जाके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वोट कहाँ पे देंगे, जिस सदन के वो सदस्य होंगे। ऐसे समझो ना कि जैसे आप लोग होते हो, आप लोग जैसे अपने घर पे हो, लेकिन आपके जो चाचा हैं वो हैं, उनके घर पे आप लोग जाके बैठ जाते हो। लेकिन जब अगर वही बात आती है जहाँ पे निर्णयन क्षमता की आती है, जहाँ पे बात होती है कोई निर्णय लिया जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आपको ये राइट नहीं होता है कि आप उनको घरेलू या उसमें जाके आप इंटरफेयर करो। तो वैसे समझो कि ये जो रहेंगे कहीं भी किसी भी घर में जाके बैठ जाएंगे, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, लेकिन वोट कहाँ पे देंगे, जिस घर के सदस्य होंगे। यानी कि अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में वोट देंगे, राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में देंगे, ठीक है। मंत्री कोई भी बन सकता है, जैसे अभी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी मंत्री बन सकता हूँ। अभी अगर पीएम मुझे फ़ोन करें, बोले कि सत्यम कल से तुम मिनिस्टर हो गए हो, आओ तुम अपना कार्यकाल संभालो, ठीक है, तो अब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर 6 महीने तक मैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं बना तो मेरी जो मंत्री का पद है वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 6 माह तक कोई भी सदस्य बन सकता है, 6 माह के अंदर अंदर उसको सदस्य बनना होगा जो भी मंत्री बना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके दायित्व की। ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, दो बार तो यूपीएससी में, फिर पीसीएस में, हर एक जगह ये क्वेश्चन पूछा है कि जो मंत्रिपरिषद है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, लोकसभा के। और जो मंत्री होते हैं उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, प्रेसिडेंट के, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग स्टार करके रखिएगा। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये किसके प्रति, इनकी सामूहिक जो उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। लेकिन अगर लोकसभा ऑप्शन में नहीं है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन बना भी था तो वहाँ पे संसद दे दिया था, ठीक है। तो तब ये किसके प्रति हो जाएंगे, पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही लोकसभा भी आती है, ठीक है। तो अगर लोकसभा नहीं है तब आप पार्लियामेंट मारेंगे, लेकिन अगर लोकसभा है तो आपको लोकसभा ही ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। और मंत्री की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है, प्रेसिडेंट की, ठीक है। आगे चलें, अब बात करते हैं पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की। देखो हम लोगों ने किया था, जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक समझो कि नाम मात्र, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास में नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव वाला पावर है, ठीक है। लेकिन जो पीएम है इनके पास में रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं। राज्य वहाँ पे क्या है, स्टेट। तो स्टेट के प्रमुख कौन है, वो प्रेसिडेंट हैं। स्टेट के रूप में कोई एक स्टेट नहीं है, स्टेट यहाँ पे इंडिया से लिया जा रहा है। तो स्टेट का प्रमुख कौन, प्रेसिडेंट। सरकार का प्रमुख कौन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो सरकार का प्रमुख कौन है, प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं कि मंत्री की नियुक्ति, इसके कुछ पावर्स देख लेते हैं क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है। तो मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। किसको करता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट तब उनको नियुक्ति देती है। और बर्खास्तगी का भी कौन सलाह देता है, वो देता है पीएम प्रेसिडेंट को, ठीक है। चाहे नियुक्ति करनी हो या बर्खास्तगी करनी हो, कुछ भी करना है, पीएम सलाह देगा प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट नियुक्ति या बर्खास्तगी करेंगे। अब बात करते हैं कि इनका जो वेतन है पीएम का, कई बार ये क्वेश्चन बना है। तो पीएम का वेतन पीएम के रूप में नहीं मिलता है। पीएम का वेतन कैसे मिलता है, लोकसभा सदस्य के रूप में। इसके पहले कल हम लोग किए थे ना टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट भी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वेतन नहीं पाता है। जो राज्यसभा का पदेना सभापति है, ठीक है, उसके रूप में तो वो जो है वेतन पाता है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे मिनिस्ट्री कौन बनाता है, अगर नई मिनिस्ट्री बनानी हो पीएम बनाता है, लेकिन वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करके मिनिस्ट्री नहीं बनाई जाती है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे भी लेटेस्ट अभी कौन सी मिनिस्ट्री बनी, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी, जिसके अध्यक्ष कौन है, हमारे जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है इसके अध्यक्ष कौन है, हमारे गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है,
अमित शाह जी, ठीक है, अमित शाह, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीएम लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, वो किसी भी सभा के वो सदस्य हो सकते हैं। ऐसे समझो जैसे अभी हमारे पीएम कौन है, मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं। इसके पहले अगर आप मनमोहन सिंह को लेंगे, मनमोहन सिंह किसके सदस्य थे, राज्यसभा के थे, ठीक है, मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह, ठीक है। अब अगर इनकी त्यागपत्र अगर हमारे पीएम त्यागपत्र या इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो मंत्रिपरिषद है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो इतना समझना। अब बात करते हैं, एक आर्टिकल है आर्टिकल 78, इसमें क्या बोला गया है कि जो पीएम का कर्तव्य क्या है कि जो प्रशासनिक वाले कार्य हैं या कहें जो विधायी वाले कार्य हैं वो समय समय पे वो राष्ट्रपति को अवगत कराता रहेगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये पीएम का कर्तव्य है, प्रशासन और विधान से संबंधित जानकारी किसको देना, प्रेसिडेंट को। ये कहाँ पे बोला गया है, आर्टिकल 78 में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। देखो अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमणी, ठीक है। ये अभी प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल है। इसके पहले कौन थे, के वेणुगोपाल थे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है हमारी गवर्नमेंट का या कहें सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AGI, ठीक है, AGI। ये कहाँ पे है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 76 में है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि अटॉर्नी जनरल का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में है कि नहीं है, तो अटॉर्नी जनरल का पोस्ट है, कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 76 में। अब बात करते हैं, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी है। इसकी जो योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। यहाँ भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, हाई कोर्ट जज दे देता है या CGI के बराबर दे देता है, तो ये जो है किसके बराबर है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, यानी कि जो इसकी योग्यता होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी योग्यता है उतनी योग्यता होनी चाहिए। इसकी शक्तियों की बात करें तो ये सुनवाई भारत के अंदर किसी भी कोर्ट में कर सकता है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी कोर्ट हो, हर एक कोर्ट में जाके सुनवाई कर सकता है, ठीक है। ये संसद के किसी भी भाग में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, उसमें बैठ सकता है, बोल सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में जाके बैठ दे, बोल दे, लेकिन वो क्या करे, वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। वोट वो किसी भी सदन में नहीं दे सकता है क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है। लेकिन वो किसी भी सदन में जाके बैठ भी सकता है, बोल भी सकता है अगर उसको किसी भी टॉपिक पे बोलना है। अब अगर इसकी विशेषाधिकार की बात करें, जो एक पार्लियामेंट मेंबर को मिलता है वो विशेषाधिकार इसको मिले हुए हैं। देखो जो पार्लियामेंट का यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई बार वो क्वेश्चन पूछा है कि जैसे देखो पार्लियामेंट के अंग में राष्ट्रपति शामिल है, प्रेसिडेंट, लेकिन उससे जो है जो पार्लियामेंट के मेंबर को जो विशेषाधिकार प्राप्त है वो विशेषाधिकार किसको, स्पेशल प्रिविलेज जिसको बोलते हैं, वो जो है हमारे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को नहीं प्राप्त है। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो कि पार्लियामेंट का अंग नहीं है, उसको जो है, जो पार्लियामेंट के मेंबर को जो स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं वो जो है इनको भी मिला हुआ है। ये स्पेशल प्रिविलेज या विशेषाधिकार किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 105 में है। आर्टिकल 105 या कहें कि आर्टिकल 105 का 4 जो पार्ट है तो उसमें क्या है, विशेषाधिकार से रिलेटेड है। तो इसको जो है पार्लियामेंट के मेंबर को जो विशेषाधिकार, जो राइट्स मिले हुए हैं, सेम राइट्स इसको। अब बात करते हैं महाधिवक्ता की, जिसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड लॉ ऑफिसर समझो कि अगर सबसे पहले नंबर पे कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इनका काम क्या है, जो हमारी केंद्र सरकार है उनको सलाह देना कानूनी मुद्दे पे, जैसे अगर किसी के ऊपर मानहानि का मुकदमा चलाना है कि नहीं चलाना है। जैसे के वेणुगोपाल का आप लोग देखे थे ना, जब प्रशांत भूषण के केस में या और एक कोई थे, तो उनके केस में जब मानहानि का मुकदमा जब चलाना था तो ये जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कि यार अब इनके ऊपर चला दो, इनका बहुत हो गया, ये बहुत ज़्यादा भी इधर उधर कर रहे हैं। तो ये सब कौन कानूनी सलाह देता है, या किसी और को फांसी दें या सज़ा माफ़ करें, अगर इन सब से रिलेटेड अगर कोई मुद्दे पर अगर उनको चर्चा करनी होती है तो हमारे प्रेसिडेंट इन सब मुद्दों पे जो है हमारे अटॉर्नी जनरल से परामर्श कर लेते हैं। सेम इसी प्रकार जो हमारे जो महाधिवक्ता का पद है तो ये सेकंड लॉ ऑफिसर के पद पे है, और ये पद जो है स्टैट्यूटरी है। ये पद जो है
ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76, जबकि महाधिवक्ता का, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऐसा कोई जिक्र जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, ये हेल्प किसकी करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो ये तो हो गया आज का टॉपिक। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। इसमें जो PYQ हैं, आप लोग PYQ कहीं से भी UPSC का, जिस भी PCS का आप लोगों ने दिया हो, जैसे कि हम लोगों ने बात भी किया था स्ट्रेटजी पे कि किसी भी का प्लान भी आप एक कम से कम PCS का आप लोग रखिए अपने पास में, जिससे अगर कोई भी किसी को अगर वो होता है कि कहीं अगर लेट हो रहा है, UPSC का 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दिया, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग प्लान B की तरफ जाइए, क्योंकि पेपर जिस हिसाब से वो पूछ रहा है, कभी इस टॉपिक से पूछ रहा है, कभी उस टॉपिक से, कभी किसी भी टॉपिक से पूछ ही नहीं रहा है जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है एक PCS आप लोग बना के रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी अगले टॉपिक में हम लोग कल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने 3 टॉपिक कर लिया है। अगला टॉपिक हम लोग क्या उसमें करने वाले हैं, शायद मराठा और सिख का। अगले टॉपिक में हम लोग मराठा और उसके साथ में सिख उठा लेंगे, अगर टाइम रहा तो राजपूत, रुहेलखंड, इन सबको भी उसमें समेट लेंगे, जिससे हम लोगों का अगले टॉपिक में ये सब हो जाए। फिर अगले टॉपिक में हम लोग आगे 1857 की क्रांति या अगर कुछ और बचा रहेगा तो उसको करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप लोग कमेंट वगैरह में बता देंगे, तो जिससे अगर जो सुधार करनी होगी वो चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोग अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दिया करिए, और अगर जिसको भी इसकी नीड है आप उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको अगर अच्छा लगे ये कंटेंट, जैसे सबसे पहले अगर आप लोगों को, अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना करके रखिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद।